हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका श्री उषा चैनल पे। आज हम 6th क्लास का सैम्पल पेपर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप इसे समझ पाएंगे कि जो पेपर आएगा आपका बिल्कुल इसी तरीके का आएगा, ठीक है। और मैंने जो इसमें आंसर लिखे हैं, आंसर वो आपके जितने नंबर का आपका आंसर है, क्वेश्चन है, उतने ही मैंने उसमें पॉइंट लिखे, ठीक है। और आप सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान भी रखेंगे कि आपको उतना ही आंसर लिखना है जितना आपको मार्क्स का वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि इसमें 60 मार्क्स का आपका पेपर है और 2.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले तो आपके MCQ है। तो पहला क्वेश्चन है कि गैर आर्थिक गतिविधि से क्या प्राप्त नहीं होता, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि हमसे क्या पूछा। इसमें नहीं पूछा है तो आप पहले तो समझ लो कि गैर आर्थिक गतिविधि होती क्या है। तो गैर आर्थिक गतिविधि मैंने कि जिस काम को करने से आपको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, वो आपकी गैर आर्थिक गतिविधि होती है। जो कि नहीं होता, इसमें आपका कृतज्ञता, स्नेह, सेवा और संपत्ति। देखो, अगर आप कोई गैर आर्थिक गतिविधि करते तो आपको इसमें कृतज्ञता भी मिलेगी, स्नेह भी मिलेगा और सेवा भी, लेकिन जो आपकी संपत्ति है वो नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मोनिका बैंक में कार्यरत है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कार्यरत है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए, वो बैंक में कार्यरत है तो इसको हम, जो मोनिका है वो बैंक में कार्य करते हैं, इसको हम जो तीसरा क्षेत्र उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो मोनिका तीसरे क्षेत्र में कार्यरत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका संबंध शिवांग आंदोलन से है। तो शिवांग आंदोलन से जो संबंध है, ऑप्शन है आपका ए महेश शर्मा, बी परवीन सिंह, सी अनूप यादव और डी सीमा चौरसिया। तो आंसर है इसका ए महेश शर्मा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, हलमा प्रथा का उद्देश्य था डैश। ए वृक्षों को लगाना, बी नदियों को स्वच्छ बनाना, सी बांधों को बनाना या डी बिजली उत्पादन करना। तो आंसर है ए वृक्षों को लगाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो आंसर है ए तमिलनाडु, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लगभग 2300 वर्ष पूर्व शासन पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना डैश ने की थी। ऑप्शन है ए चाणक्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी अशोक। तो आंसर है ए चाणक्य। जो चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, गलत मिलान की पहचान कीजिए। ए केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय, बी केंद्र सरकार विदेशी मामले, सी केंद्र सरकार संचार, डी केंद्र सरकार सिंचाई। तो इसमें चार, तो इसमें हमें गलत बताना है, ठीक है। तो गलत है केंद्र सरकार सिंचाई, ठीक है। बाकी रक्षा, विदेशी मंत्रालय, संचार ये सब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और जो सिंचाई ये आपकी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, वर्धमान महावीर की जन्मस्थली वर्तमान भारत के किस राज्य में है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी बंगाल। तो आंसर है इसका सी बिहार, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व फसल की कटाई से संबंधित है। ए दीपावली, बी होली, सी मकर संक्रांति, डी दशहरा। आप सबको पता है कि इनमें दिवाली, होली, दशहरा कब कब मनाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कि फारसियों ने भारत के लिए सर्वप्रथम किस समुद्र का उपयोग किया। ए हिंदू, बी सिंधु, सी इंदु या डी इंडिके या इंडी। तो आंसर है ए हिंदू, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास साहित्यिक स्रोत है। ए सिक्के, बी मूर्तिकला, सी कविता या डी आभूषण। तो है आंसर ए सिक्के, ठीक है। जो सिक्के, सिक्कों को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कि निम्नलिखित में से किस वेद में सबसे पहले
सरस्वती नदी के विषय में जानकारी मिलती है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो आंसर है ए ऋग्वेद। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की? ए बछेंद्री पाल, बी अरुणिमा सिंह, सी कल्पना चावला और डी सुनीता विलियम। तो आंसर है ए बछेंद्री पाल। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, नीचे दो कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कथन 2 कि ग्लोब मानचित्र का एक प्रकार है। ठीक है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी कथन 1 सही और कथन 2 गलत हैं। ऑप्शन डी कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। तो आंसर है ए, क्योंकि देखिए जो मानचित्र वो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और जो ग्लोब है, ग्लोब को भी मानचित्र का एक प्रकार माना जाता है, इसलिए हमारा आंसर ए सही है कि दोनों जो कथन है वो दोनों सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, सही मिलान की पहचान कीजिए। ए विश्व का सबसे छोटा महासागर प्रशांत महासागर, बी विश्व का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर, सी विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, डी विश्व का सबसे छोटा महासागर दक्षिणी महासागर। तो आंसर है ऑप्शन सी। अगर पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा, तो हमारा आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है। तो देखो ये 15 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के थे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 जो हमारा 2 नंबर का है। ठीक है। तो हमें आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखने हैं। ठीक है। तो पहला है कि प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो आंसर है कि प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र, ठीक है, कि वह शासन प्रणाली है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं और कानून बनाते हैं। ठीक है। आप चाहे तो इसको और भी इजी भाषा में लिख सकते हो कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की वह प्रणाली जिसमें लोग अपने नेता का चुनाव करते हैं और वो जनता की तरफ से सारे निर्णय लेते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, देखो इसमें 3 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर ए और बी, अथवा यानी कि अथवा में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, या तो आप ए को करेंगे या आप बी को करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप में ए में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको दोनों ही करने नहीं, अथवा का मतलब होता है कि दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन मैंने आपको दोनों के आंसर इसमें लिखे हैं। तो ए है कि समुदाय के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो ये 2 नंबर का है तो हम इसमें 2 ही पॉइंट लिखेंगे या 2 ही लाइन लिखेंगे। ठीक है। तो समुदाय का महत्व है कि लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं जो विभिन्न कारणों से साथ आते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि एक समुदाय की भूमिका है सहायता प्रदान करना, रिश्तों को बढ़ावा देना और अपने सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना पैदा करना। ठीक है। अथवा वाला है कि परिवार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो परिवार महत्वपूर्ण इकाई है। यह समाज की प्राचीन तथा मूलभूत इकाई है जिसमें सदस्यों के बीच प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भरता होती है। आप इतने लिखोगे तो भी आपको पूरे 2-2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 2 में से एक का आंसर करना है, लेकिन मैंने आपके लिए दोनों ही आंसर लिखे हैं। ठीक है। ये है कि वेदों के महत्व का उल्लेख कीजिए। आंसर है कि वेदों का महत्व, ये कि वेद का अर्थ है ज्ञान। वे लोगों को मार्गदर्शन देते हैं कि वे स्वयं के साथ, दूसरों के साथ तथा अपने आसपास की दुनिया के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करके रहें। ठीक है। अथवा है कि वैदिक संस्कृति के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है वैदिक संस्कृति का महत्व, कि वैदिक संस्कृति भारतीय सभ्यता की नींव है। ठीक है। यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पर जोर देती है। ठीक है। दूसरा है इसमें विश्व कल्याण और सभी के प्रति प्रेम की भावना निहित है। प्रश्न नंबर 5, सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए 2 ही पूछे और 2 ही नंबर का, इसलिए हमने इसमें 2 ही पॉइंट लिखे हैं। तो पहला है कि सभ्यताओं में सुनियोजित शहर होते थे जिनमें सड़कें, भवन और जल निकासी जैसी अच्छी बुनियादी सुविधाएं होती थीं। ठीक है। दूसरा है कि सभ्यताओं में कानून बनाने, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगठित सरकार या शासक वर्ग होता था। ठीक है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 6, देखो इस 6 में भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। और आपको
ये तीन तीन नंबर के हैं, तीन में से आपको एक ही करना है, ठीक है। तो पहला है कि भारत की समृद्ध विविधता की व्याख्या उदाहरण से कीजिए। तो आंसर है कि भारत की समृद्ध विविधता का अर्थ है कि देश में भाषा, धर्म, खान पान, पहनावा और संस्कृति में भारी भिन्नताएं होने के बावजूद एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान और एकजुटता का भाव है, जहां विभिन्न लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उदाहरण है कि भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं, ठीक है, और संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, फिर भी लोग संवाद करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि भारत की वस्त्र परंपरा विविधता को किस प्रकार समृद्ध करती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आंसर है कि भारत की वस्त्र परंपरा अपनी क्षेत्रीय विविधता, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक कहानियों के माध्यम से समृद्ध होती है, जिसमें हर राज्य की अपनी अनूठी बनाई जैसे चिकनकारी, फुलकारी और पहनने के तरीके जैसे साड़ी के विभिन्न स्टाइल हैं, जो कपास, रेशम और ब्रोकेड जैसी विभिन्न फाइबर और रंगों का उपयोग करते हैं, जो देश की एकता और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, प्रारंभिक मानव की जीवन शैली की व्याख्या कीजिए। तो आंसर है कि प्रारंभिक मानव जीवन की जीवन शैली, पहला है कि शिकारी संग्राहक। प्रारंभिक मानव की जीवन शैली शिकारी संग्राहक थी, जो भोजन और बेहतर मौसम की तलाश में घूमते थे। दूसरा है आश्रय, की शुरुआत में गुफाओं, चट्टानों और प्राकृतिक आश्रयों में रहते थे। तीसरा है औजार और तकनीक, शुरुआत में पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन था हमारा कि इतिहास के अध्ययन के लिए आवश्यक किन्हीं तीन कलात्मक स्रोतों की व्याख्या कीजिए। देखो 3 नंबर को आपसे 3 ही स्रोत पूछे तो हम 3 का ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहला है कि इतिहास के अध्ययन के कलात्मक स्रोत, पहला है चित्रकला। इनमें भित्ति चित्र, लघु चित्र और कैनवास पेंटिंग शामिल हैं। वे अपने समय की वेशभूषा, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और लोगों के रहन सहन के बारे में दृश्य जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा है मूर्तिकला। मूर्तियां और कलाकृतियां अक्सर देवी देवताओं, शासकों, आम लोगों और दैनिक जीवन की गतिविधियों को दर्शाती हैं। तीसरा है स्थापत्य कला। इस इमारतें, मंदिर, मस्जिदें, किले और स्मारक किसी सभ्यता के तकनीकी ज्ञान, इंजीनियरिंग क्षमताओं, सामाजिक प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 कि ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा कीजिए। देखो 5 नंबर का है तो इसमें आपको 5 पॉइंट आपको लिखने ही होंगे। तो आंसर है कि ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा, पहला है यह ग्रामीण लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद तथा निर्णय लेने में मदद करते हैं। दूसरा, यदि इलाके में कोई सेवा कार्य नहीं कर रही है, जैसे स्ट्रीट लाइट न जलना जैसी समस्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा है ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। चौथा है विकास कार्यों और धन के उपयोग में पारदर्शिता लाना। पांचवा, विकास कार्यों की निगरानी के लिए समितियां बनाना और उनकी रिपोर्टों पर कार्रवाई करना, ठीक है। अब आपका अथवा वाला क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत की कार्यशैली में सुधार हेतु कोई 5 सुझाव दीजिए। तो आंसर है कि ग्राम पंचायत की कार्यशैली में सुधार हेतु सुझाव, पहला है कि डिजिटल तकनीकों का उपयोग। दूसरा, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना। तीसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। चौथा, वित्तीय स्वायत्तता व संसाधन जुटाने पर जोर देना, ठीक है। फिर है पांचवा कि विभिन्न योजनाओं के संसाधनों को एक साथ लाकर बेहतर परिणाम प्राप्त करें। छठा है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भूमिका और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
आंसर है कि आर्थिक गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जैसे खेती, खनन और मछली पालन। दूसरा है कि द्वितीयक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जिसमें कच्चे माल को प्रसंस्करण करके उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना और तिल से तेल बनाना। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसमें शिक्षक, बैंकिंग या परिवहन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, देखो ये आपका 5 नंबर का था बेसिक है, लेकिन हमने इसमें 3 ही पॉइंट लिखे क्योंकि इसमें हमसे 3 ही पूछे हैं और जो आर्थिक गतिविधियां होती है वो 3 ही प्रकार की होती हैं और हमने उनको व्याख्या भी की है और उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिए। तो आपके लिए 5 नंबर के लिए इतना ही है ये। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं अनुच्छेद। देखिए जो ये अनुच्छेद होते हैं ना, इनमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इनको पहले अच्छे से पढ़िए। पहले एक बार आप अनुच्छेद को पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ना, फिर इसमें आप देखना कि आपको आंसर इसी में से ही आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, और जिसमें आपको बिल्कुल भी अपने आप से कुछ नहीं करना, सारे पैराग्राफ पढ़ो और उसमें से आंसर दीजिए। तो हम पढ़ते हैं। देखिए पहला है कि पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ या ऊंच नीच होते हैं। ठीक है, इसके कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। तो देखो आप देखो कि यहाँ सबसे पहले इसकी विशेषता को बता रखा है। ठीक है, यानी कि जो पर्वत होते हैं वो खड़े ढलान के साथ या ऊबड़ खाबड़ या नीचे होते हैं और कृषि भी कुछ ही उसमें की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। देखो पर्यटन पर्वतीय क्षेत्र लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, तो आप समझते हो कि जो वहाँ पे पर्वतों पे जो पर्यटन, उनकी आय का स्रोत क्या है, तो वो है आपका पर्यटन। ठीक है, पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोहर प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्राय इनमें से संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। अब देखो आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि पहला है कि पर्वतीय भूभाग की किसी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख यहाँ ऊपर दे रखा है। ठीक है, कि ये क्या होते हैं, ये ढलान के साथ ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हो कि पर्वतीय भूभाग सामान्य, यहाँ आपका फर्स्ट का आंसर आपका यह होगा कि पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलान के साथ ऊबड़ खाबड़ या ऊंच नीच होते हैं। तो ये आपका ये पहली ही लाइन में आपको पहला आंसर मिल जाएगा। ठीक, फिर है दूसरा कि पर्वतीय लोगों की आय का महत्वपूर्ण साधन क्या है। देखो अभी मैंने पढ़ते बताया था कि देखिए जो पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन यहाँ से आपका दूसरा है कि पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन। तो ये आपका यहाँ से दूसरा आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या लिखना है आपको, देखो पर्यटन लिखना है, यानी एक शब्द लिखना है और आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपायों का वर्णन कीजिए। देखो हमें अगर पर्यावरण में संतुलन करना है तो आप खुद भी सोच सकते हो कि इसमें क्या है कि लोग एक साथ जाते हैं ना, एक साथ ना गए, उस टाइम में कुछ लोग एक साथ जाए और वहाँ पे जो हम गंदगी फैलाते हैं उस गंदगी को ना फैलाएं, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण में जो संतुलन है वो वहाँ पे कायम रहेगा। ठीक है, इसमें लिखा है ना कि जब बहुत सारे पर्यटकों के साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ ना जाएं, कम टाइम में जाएं। ठीक है, कम मतलब एक समय में कम लोग जाएं तो आपको वहाँ का जो संतुलन उसको बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं कि वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यानी कि वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या, पिछले अध्याय में ऋग्वेद का उल्लेख किया गया है। वास्तव में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वस्तुतः विश्व के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वेदों में हजारों ऋचाएं, कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गईं।
यह कहना कठिन है कि इन 4 ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा, ऋग्वेद की रचना कब हुई। विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से दूसरी शताब्दी समान पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आज तक संप्रेषित किए गए। देखो पहला है कि वेदों की रचना की गई, कहाँ की गई थी, तो यहाँ पे लिखा है कि जो रचना इनकी वे कहाँ की, जो सप्त सिंधु क्षेत्र थे वहाँ पे इनकी रचना की गई थी। तो यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 1 आपको का आंसर आपको मिल जाएगा। फिर है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो देखो ये लिखा है ना कि 4 ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, तो यानी कि ये आपका यहाँ से दूसरा आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, ऐसे आप इसको लिखेंगे ऋग्वेद। ठीक है, फिर है आपका कि वेदों के नाम लिखिए और बताइए कि इन्हें प्राचीन काल में किस माध्यम से प्रेषित किया गया। तो देखो वेद कौन कौन से, 4 हैं, ये रहे। यहाँ से आप 3 लिख सकते हैं, 3 का आंसर है कि वेद आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये हम चारों वेदों के नाम लिख दिए। फिर इनसे पूछा कि किस माध्यम से, तो ये लिखा है ना यहाँ पे कि यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए और मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आज तक इनको संप्रेषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ चारों वेदों के आपको नाम लिखने हैं और फिर यहाँ से इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आपका आंसर नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ के आपको ये समझ में आ गया कि आपको पैराग्राफ किस तरीके से करना है। अब हमारा प्रश्न नंबर 12 है। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं शासन का एक रूप है। ठीक है, अब देखो यह है कि उपरोक्त अनुच्छेद शासन की किस व्यवस्था को दर्शाता है, तो इसमें दिखाया ना पंचायती राज, तो पहले का आंसर क्या होगा, ये आपके हो गए यहाँ पे ये पंचायती राज, ये पहले का आंसर है। ठीक है, ये जो अनुच्छेद है ये हमें पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती व्यवस्था, ठीक है, को ये दर्शाता है। दूसरा है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बताती हूँ कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरपंच। ठीक है, ये आपका सरपंच दूसरे का ये आंसर है कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है। ठीक है, तीसरा कि ग्राम स्तर पर इस व्यवस्था के कोई 2 कार्य लिखिए। देखो जो ग्राम पंचायत होती है उसके क्या कार्य होते हैं, उसके कार्य होते हैं, पहला आप लिख सकते हो कि बिजली पानी की व्यवस्था करना। ठीक है, क्या बिजली या पानी, बिजली पानी की व्यवस्था करना। ठीक है, ये लिख सकते हो। दूसरा कि गांव में सड़कों का निर्माण करवाना, सड़कों का निर्माण कराना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें लिख, सड़कों का निर्माण कराना, तो 2 आप कार्य इसके आप लिख देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद हमारा 13, प्रश्न नंबर 13। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें द्वितीयक गतिविधियां या द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में भवनों, सड़कों आदि का निर्माण तथा पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना सम्मिलित है। इसमें उद्योगों तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादों का निर्माण भी सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं या स्वयं उपभोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि आर्थिक गतिविधि क्या कहते हैं, ये पता होना चाहिए कि आर्थिक गतिविधि, तो आप लिख सकते हो कि जिस कार्य को करने से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, जिससे आपकी आय होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आर्थिक गतिविधि। तो आप लिख सकते हो कि जिस कार्य को करने से, ठीक है, आय या आपको पैसे मिलता है, जिस कार्य करने से आय मिलती है, ठीक है, आय होती है या पैसा मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का देखो, इसमें जो रखा है ना कि द्वितीय क्षेत्र में भवन, सड़क आदि का निर्माण था, बिजली उत्पादन, ये इसमें से आप कोई भी एक लिखेंगे तो आपका आंसर यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों का विनिर्माण उद्योग क्यों कहते हैं। देखो पहली लाइन में दे रखा है यहाँ से कि ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इन्हें द्वितीयक गतिविधियां, द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। तो पहले 2 लाइनों में आपको आंसर नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको
मिल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं मानचित्र। तो ये आपको बताना है कि भारत के निम्न के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित की नहीं, आपको ये देखो ये दे रखे हैं और आपको 5 बताने। ठीक है, इसमें आपको पहला दे रखा है कि लोथल, फिर सेकंड राखीगढ़ी, तीसरा मगध, चौथा काशी, पांचवा मुंबई और छठा चिन्ह। तो 6 दे रखे हैं, 6 में से आपको कितने बताने हैं? सिर्फ 5 आपको बताने। तो देखो ये मैप है, इसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पे राखीगढ़ी हरियाणा में है, फिर आपका मगध बिहार में, चौथा आपका काशी उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर लोथल आपका है गुजरात, फिर मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये फिर बेटा ये वाला ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, जो ये वाला लिखा है ये आपका गलत है, इधर वाला ये। ठीक है, तो ये नहीं है, ये आपका ये ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा बिल्कुल इसी तरीके का आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।